साथियों नमस्कार। बिहार से आए सांसद हुकमदेव नारायण जी बड़े सामाजिक आदमी हैं, इनकी पूरी स्पीच सुनिए। हुकमदेव अध्यक्ष महोदय, संजोग ऐसा है कि जब कभी उधर से वीरप्पा मोइली जी बोलते हैं तो ठीक उनके बाद मुझे बोलने का अवसर मिलता है। वीरप्पा मोइली जी जब बोल रहे थे तो अंग्रेजी के ना जाने कौन कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तो उतनी अंग्रेजी के उन शब्दों को जानता नहीं, लेकिन उनके भाव को मैं समझ रहा था। आखिर वीरप्पा मोइली जी, आप भी ओबीसी समाज के हैं और मैं भी ओबीसी समाज का हूँ। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान है गांव का हिंदुस्तान भारत, और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया। वीरप्पा मोइली जी, आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूँ। आप जब बोल रहे थे तो आपकी भाषा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोगों ने समझा होगा, और मैं जब बोलता हूं तो मेरा उत्तर प्रदेश बिहार तक के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली माँ बहन मजदूर किसान सब समझ रहे होंगे। और इस लोकसभा के चैनल से जब बातें प्रसारित होती है तो उन सब तक जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहले एक बार प्रार्थना करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। आपने हिंदुस्तान के उस गर्भिणी माँ के बारे में कभी सोचा? नहीं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं जिस समय अपने माँ के पेट में था, उस समय मेरी माँ को अगर दूध, दही, मक्खन, घी, मछली, मांस, अंडा, फ्रूट, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, फल, सब्जी भरपेट खाने को मिला होता तो शायद आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता। लेकिन चूंकि मैं उस माँ के पेट से जन्म लेके आया हूँ, जिसको भरपेट, जब मैं माँ के पेट में था तो भरपेट भोजन नहीं मिला, आधे पेट खा के सोती थी, और कभी कभी माँ के पेट में भी मुझे भूखा रहना पड़ता था। आपने सोचा? आपके दिल में कभी दर्द हुआ? नहीं। हम तो जेलों में, आपके राज में, जेल में जाते थे तो गाते थे, धनवानों के राजमहल हम गरीब को फांसी घर, हम चलो बसाए नया नगर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उस माँ के दर्द को समझा और उस गर्भिणी माताओं के लिए 6,000 रुपया भोजन के लिए दिया। सुनो मेरी बात को, हिंदी भाषी इलाके के लोगों, अगर पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, गांव की झोपड़ियों में रहने वाले हो, सुनो, अपनी अपनी माताओं तक इस संदेश को पहुंचाओ। 6,000 रुपया प्रत्येक गर्भिणी माताओं को भोजन के लिए मिला। डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में खड़े होकर कहा था, अरे जिस समय मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, उस समय कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ था। सावन में जन्मा गीदड़, भादव आया बाढ़, तो कहा ऐसा बाढ़ जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, और खास करके रंजीत रंजन, मैं उस कोसी के इलाके में घूमा हूं
और जितना मेरे शरीर से पसीना गया होगा उतना आज के नौजवान दूध नहीं पीते होंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, सुनिए मेरी बात को। डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी को कहा था कि हिंदुस्तान में वो माँ जो गरीबनी माँ है, गर्भ में बच्चे हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं, दाल नहीं, प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, उनको पोषक तत्व नहीं मिलता, इसलिए उनके बच्चे के उनके गर्भ से विकलांग बच्चे, कमजोर बच्चे हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं। और जिस देश में माँ के पेट से गरीब, मजबूर, विकलांग बच्चे पैदा लेंगे, वह देश कभी बलवान नहीं हो सकता है। इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया, डॉक्टर लोहिया की उस वाणी को किसी ने सुना तो नरेंद्र मोदी ने सुना। इसलिए डॉक्टर लोहिया के शिष्य होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी को कोट कोट धन्यवाद देता हूं। ये जो योजना के बारे में आप बता रहे हैं, हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है भारत में और डिफरेंट प्रदेश में। उड़ीसा सरकार ने पिछले 5 सालों से ममता योजना शुरू किया और आज जो बजट में आया है ये उसी का ही रेप्लिका है। इससे पहले ही आ जाना चाहिए था। ममता योजना इज फॉर 5 years आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ये योजना NHM में नहीं था, दिस इज आफ्टर। सुनिए तो लीजिए, ठीक है, पैदा होना चाहिए। फॉर 5 years ओडिशा गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इट एज ममता योजना। गिव इट अ नेम। जब आप एक तो नाम आप बोलेंगे तो सुनाएंगे। जरूरी है, हमारे देश में सब सहारन कंट्रीज का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से भी कम है, इसलिए उसको ऊपर उठाना है, इसलिए ये जरूरी था। तो केंद्र सरकार ने कर लिया, पैसा सारे राज्यों को भी जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूं, अभी हम बहस कर रहे हैं केंद्रीय योजना पर, और जब केंद्र सरकार की योजना पर बहस करेंगे तो माननीय मोइनी जी कह रहे थे कि इस सरकार की न दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है। कहां से दिखाई पड़ेगा? खुद अपने को देखिए, इस सरकार की दिशा भी है, दृष्टि भी है और संकल्प है। इसलिए मैं वहीं से शुरू किया हूं। आपने शुरू किया, आपकी सरकार ने शुरू किया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अन्य सरकारों ने अगर उस माँ के लिए, बेटी के लिए, महिला के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए कुछ किया है तो सब धन्यवाद के पात्र है, उन सबको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार की दृष्टि की बात हो रही है। आपकी दृष्टि कहां थी? नरेंद्र मोदी की दृष्टि कहां है? कि नरेंद्र मोदी उस गरीब माँ के पेट से जन्म लेके आया और नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के गर्भ से ही उस तकलीफ को सहा। इसलिए अब जब प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले कहा, हिंदुस्तान के उन माताओं को सशक्त करो, सबल करो, सुदृढ़ करो, मजबूत करो, आर्थिक मानसिक हालत में उनको मजबूत करो, जिससे उनके गर्भ से बच्चे पैदा ले, वो स्वस्थ बच्चे पैदा ले, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से। और जब मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से सबल और सक्षम बच्चे को पैदा करेंगे तो वही सीमा पर जाके लड़ेगा। और किसान का बेटा सीमा पर लड़ता है, सबसे ज्यादा मरता है, लेकिन उसके माँ को सबसे कम खाना मिलता था। नरेंद्र मोदी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन कोटि कोटि माता की ओर से और उनके संतानों की ओर से, कि आपने मेरी माँ का इलाज करने का काम किया है, खुराक देने का काम किया है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद के आप पात्र हो। फिर आपसे मैं आगे की ओर जाऊंगा। आपने कहा दिशा, दृष्टि, संकल्प। क्या वित्त मंत्री जी के उस किताब को नहीं पढ़ा जिस किताब में उन्होंने जो लिखा है प्राथमिकताओं का निर्धारण? अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। अंग्रेजी वालों ने भी पढ़ा होगा, हिंदी वालों ने भी पढ़ा होगा। मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को 10 विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1 किसान, नंबर 2 ग्रामीण आबादी, नंबर 3 युवा, नंबर 4 गरीब और विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग, नंबर 5 अवसंरचना, नंबर 6 वित्तीय क्षेत्र, नंबर 7 डिजिटल व्यवस्था, नंबर 8 सार्वजनिक सेवा,
नंबर 9 विवेक पूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, नंबर 10 कर प्रशासन। 1 नंबर पर कृषि, दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास, तीसरे नंबर पर युवा, बाकी हिंदुस्तान तो इसी में समा जाता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान मिलके बनाए हिंदुस्तान। आपके बजट की प्राथमिकता क्या थी? गांधी जी ने दर्शन दिया था। गांधी दर्शन है नंबर 1 कृषि, नंबर 2 कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, नंबर 3 है बड़े उद्योग। सरदार पटेल के मरने के बाद आपने उस प्राथमिकता को बदल दिया। फिर मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरदार पटेल के उस दृष्टि को और गांधी की उस दृष्टि को फिर वित्त मंत्री जी ने लाके शुरू किया है कि नंबर 1 पर कृषि, नंबर 2 पर ग्रामीण विकास, और गांव किसान सबसे ज्यादा पिछड़ा रहा, उसका कल्याण करने के लिए योजना में जोड़ दिया गया है। इसलिए इस भारत सरकार को धन्यवाद। वहां देखिए आप लोगों की दृष्टि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बात किसी की कर रहे हैं और गीत किसी का गा रहे हैं। अरे गीत गाइएगा, जिसकी गीत है उसके लिए गाइएगा तो सुनने में मजा आएगा ना। आप तो सुना रहे थे, इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस पर आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदया, ये हमको लंबी लंबी बात सुनाते हैं। ये विषमता किसके समय में आई? मैं किसान हूं। हमारा जो 51 में 71.9% किसान था, 2001 में 45.1 हो गया, 26.8% किसान कम हो गया। कृषि मजदूर 28.1 था 51 में, 2011 में 54.9 हुआ, 26.08% बढ़ गया। एक तरफ किसान अगर कमता है तो खुशी होती है कि वह खेती से हट के कहीं दूसरे रोजगार में गया होगा, बाबू बना होगा, महल में गया होगा, कुर्सी पर बैठा होगा। लेकिन जब दूसरे तरफ देखता हूं तो 26.8% खेतिहर मजदूर बढ़ा। इसका मतलब जो किसान था उसको आपने खेतिहर मजदूर बनाया, जो खेती करने वाला था वो मजदूर बन गया। गांव में रहने वाला 26.8 था, वो घटते घटते गांव के अंदर से कम हो गया। 82.7 से 68.8, 14% कम हुआ। सोचा कि गांव का आदमी कम हुआ है, शहर में गया होगा, अच्छी दुकान बनाया होगा, कारखाना बनाया होगा, बाबू बनाया होगा। और जब दिल्ली में आए, रिक्शा चलाते, ठेला चलाते, फुटपाथ पर सोते, पेड़ के नीचे सोते। सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नौजवान आते हैं दिल्ली में रोजगार खोजने, वो आए थे किसान का बेटा बन के, किसी भी जाति का हो। यहाँ रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, फुटपाथ पर सोता है, पेड़ के नीचे रहता है। एक पेड़ के नीचे जन्मता है, पलता है, बढ़ता है, शादी होती है, दूसरे पेड़ के छाया के नीचे शादी होती है। कोई बड़े लोग हैं हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, और वो बेचारे अपना हनीमून उसी पेड़ के छाये के नीचे बनाते हैं। सड़क पर गाड़ी घोड़ा चलता है, गरीब का बच्चा हनीमून बनाता है। आपने कभी सोचा? आपने कभी उनके बारे में सोचा? क्यों नहीं सोचा? इसलिए कि आप जिस वर्ग से आए थे वो वर्ग चरित्र ऐसा था, क्लास कैरेक्टर आपका ऐसा था कि आपने उसके लिए नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जिस वर्ग से आए हैं, इनका क्लास कैरेक्टर वैसा है, इसलिए उस वर्ग की ओर चिंतन करते हैं। ये तो दो भारत का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने भारत में एक नए विचारधारा के साथ युद्ध को आमंत्रित किया है। न जाने युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, युद्ध का परिणाम निकलेगा, अच्छा निकलेगा, क्योंकि गांव, गरीब, मजदूर, किसान ये सब अब जग गया है। और हिंदुस्तान के 85% लोग श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं, और हिंदुस्तान के 15% लोग हैं, उनके बीच में युद्ध छिड़ा है, क्या आया है, और इसका निराकरण होगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस पर सोचिए। हम कहते जाएंगे लेकिन आप तो सोचेंगे नहीं। आपने कहा उस दिन मल्लिकार्जुन जी बोल रहे थे तो लघु किसान सीमांत की बात कर रहे थे। लघु किसान सीमांत किसान 2090-91 में सीमांत किसानों का प्रतिशत था 59.4%, जो घट करके वो किसान 90-91 में
और सीमांत किसान का था 18.8। सीमांत किसान 2010-11 में हो गए 59% से बढ़ के 64-65%, और लघु किसान हो गए 18% से बढ़कर 18.52%। ये सीमांत लघु किसान जितने सीमांत किसान थे वो छोटे लघु सीमांत किसान बन गए। तो 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर जमीन वाले 1 हेक्टेयर आधा हेक्टेयर जमीन के किसान बन गए। इसको किसने इस स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया था? इसलिए कम से कम आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए। हाँ साहब, मल्लिकार्जुन साहब, या आप तो जिस पार्टी से आए हैं, हाँ कहिए। मैं आपके भाषण में बड़े गंभीरता के साथ सुनता हूँ हमेशा, क्योंकि आप एक सोशलिस्ट पार्टी के बैकग्राउंड से आए हैं। पैदाइश से तो कांग्रेस से हुई, लेकिन लोहिया जी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में सोशलिस्ट बने, वो उनके साथ वो जुड़े हुए थे। अब क्या हो गया है, अब बाल्यावस्था में कांग्रेस थे, जो गृहस्थाश्रम में सोशलिस्ट में रहे, अब संन्यास आश्रम आ गया बीजेपी के साथ है, तो बात और है। लेकिन बात यह है कि क्या आप ये जो लैंड रिफॉर्म्स लाके सबको, जो टेनेंट्स को जो बांटे गए जमीन है या सरप्लस जमीन जो बांटी गई है, उस सबको क्या है अब कंसोलिडेट करना चाहते हैं? क्या उनके लिए छोटे जो किसान हैं उनके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं? मैं उसको कंसोलिडेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको फ्रैगमेंटेड भी नहीं करना चाहता। हम अगर एक तरफ वैज्ञानिक मशीनीकृत आधुनिक खेती की बात करेंगे, पहले हल बैल से खेती होती थी, अब ट्रैक्टर से खेती होती है। पहले मजदूर हंसुआ से गेहूं काटता था, अब कंबाइन मशीन से गेहूं काटता है। एक तरफ कहते हैं कि वैज्ञानिक खेती करो, मशीनीकृत खेती करो, और दूसरे तरफ जमीन का बंटवारा करो। वो भूमि सुधार नहीं था, भूमि सुधार नहीं था, भूमि का लूट था। भूमि सुधार का मतलब बहुत कुछ होता है, जिस पर आप बहस करेंगे तब हम कर लेंगे। आप इस एक बात सुनिए, अभी आपने कहा, भले आपने लोहिया जी का कहा, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेनामी संपत्ति को छीनने के लिए जो कानून बनाया है और जेटली जी ने उसमें कड़े दंडों का प्रावधान किया है, तो आपने सोचा कि कहां से? सन 1955 समाजवादी युवक सभा के पूरी सम्मेलन में व्याख्यान देते हुए कांचन मुक्ति पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए और विशेष रूप से अवैधानिक संपत्तियों को छीन लेने की। किंतु ऐसे कानून बनाने से पहले आवश्यक है कि उसके समर्थन में शक्तिशाली जनमत तैयार हो। नरेंद्र मोदी जी ने जनमत तैयार करने के लिए कई योजनाएं चलाई है कि जिससे वो समता समाज को लाने का काम कर सके और समता समाज भारत में आ सके। बेनामी संपत्ति छीने जाएंगे, किसके छीने जाएंगे? कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विस्तार से कहा था, और फिर कल यही विमुद्रीकरण पर शाम में माननीय जेटली जी अपने प्रतिभा से जवाब दे रहे थे, तो सभी के बाद सब चुप हो गए, किसी की वाणी नहीं निकली, कोई तर्क नहीं निकला। और जब तर्क नहीं निकला तो सदन से चल दिए। कोई बहाना चाहिए, इसलिए आप इस पर सोचिए, गौर से सोचिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप इतने आंकड़े उसमें से देते हैं, मैं आंकड़ा नहीं जानता, लेकिन मैं हरियाणा का किसान कहता है हिसाब यूं का यूं, बता कुनमा डूबा क्यों? हिसाब यूं का यूं, अब बता कुनमा डूबा क्यों? सब हिसाब तो ठीक है आंकड़े आपके, लेकिन हिंदुस्तान के अमीरी गरीबी में फर्क क्यों हुआ? हिंदुस्तान के गांव और शहर में फर्क क्यों हुआ? गांव के कृषि और उद्योग में फर्क क्यों हुआ? क्यों हुआ? आपकी नीति के कारण हुआ, आपकी योजना के कारण हुआ। अंकशास्त्री होते हैं आपके, वही अफसर, वही अंकशास्त्री, सब वही हैं, लेकिन आप इस बात पर कभी गौर नहीं किया। आपके सब कुछ वही हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको निकाल के बताना चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर कभी
इसी लोकसभा में डॉक्टर लोहिया ने बोलते हुए कहा था